हेलो, हाय। सफलता विद अपर्णा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपर्णा शुक्ला। आपका टेक्सटाइल चल रहा है, आपको पता है। टेक्सटाइल हम चला रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग टेक्सटाइल करीब करीब आधा से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। ये भी आप लोग को पता है कि टेक्सटाइल हम लोग ने कितना कंप्लीट कर लिया। हम लोग ने टेक्सटाइल कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? हम लोग ने टेक्सटाइल कंप्लीट कर लिया है कहाँ तक? वस्त्र निर्माण तक। हम लोग टेक्सटाइल वस्त्र निर्माण तक कंप्लीट कर लिया। उसमें ये पता लगा लिया कि किस किस जो है टाँके से नहीं, किस किस टाँके से नहीं, हमने ये पता लगा लिया लेस वगैरह कहाँ पर लगता है या लूम वगैरह से क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, करघा क्या काम करता है, ये शटल क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान ली हैं। अब हमारे ख्याल से हम लोग के पास जो है आगे बढ़ने का समय आ गया। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग आज पढ़ेंगे वस्त्रों की परिसज्जा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे वस्त्रों की परिसज्जा। वस्त्रों की परिसज्जा करके वस्त्रों को पहनने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, सबको पता है कि जब हम वस्त्र को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, चाहे देखो परिसज्जा करने का तो मतलब ये होगा कि मशीन द्वारा कर रहे हैं, रसायन द्वारा कर रहे हैं। लेकिन एक परिसज्जा ये भी है कि घर पे है, हमने कपड़ा धुल दिया, उसको प्रेस वगैरह किया, माड़ वगैरह लगाए, तभी वो भी परिसज्जा करके पहनने योग्य होता है। लेकिन जब करघे से कपड़ा उतरता है तो वो क्या होता है? वो ग्रे गुड्स कहलाता है। जो करघे से कपड़ा उतरता है तो वो ग्रे गुड्स कहलाता है। ग्रे गुड्स, ये देखो, ये ग्रे गुड्स है। देखो बिल्कुल से एकदम प्लेन सफ़ेद, कोई कलर नहीं, मटमैले कलर का है। वाइट भी नहीं है एकदम से, मटमैले कलर, ये ग्रे गुड्स है। जब करघे से उतर रहा है ये, तो ये चीज़ है इसमें। अभी इसमें कोई भी परिसज्जा यानी कोई फिनिशिंग नहीं की गई है। फिनिशिंग करने के बाद ये सुंदर लगेगा, आकर्षित लगेगा। ठीक है, अब जो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है तो मैं बोल रही हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो लाइक ज़रूर किया करो और शेयर ज़रूर किया करो। कम से कम 1 लोग 2 से 3 लोगों को शेयर करो। और सब्सक्राइब तो ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँचे, इसलिए। तो जो है ये क्या है? ये ग्रे गुड्स है। ग्रे गुड्स कैसे प्राप्त होता है? ग्रे गुड्स हमको जब करघे से कपड़े उतरते हैं तभी प्राप्त हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रे गुड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ग्रे गुड्स का क्या करते हैं? परिसज्जा तैयार की जाती है ग्रे गुड्स की, तब उसके बाद वो पहनने योग्य कपड़ा होता है। ठीक है, ये ग्रे गुड्स हो गया। ग्रे गुड्स आप लोगों ने देख लिया। और इसके बाद ये कलर करके फिनिशिंग करके जो है कपड़े को तैयार किया जाता है। अब ग्रे गुड्स को जो है फिनिशिंग जब कर दिया गया तो इस तरह से कलरफुल कपड़ा आपके सामने तैयार होके आ गया। देख रहे हैं ना, कलरफुल कपड़ा है। तो जो है ये फिनिशिंग करके कपड़ा आ गया। अब ये कपड़ा क्या किया जाएगा? ये कपड़ा सिला जाएगा, सिलाया जाएगा, इसको तैयार कराया जाएगा। और इसके बाद तो ये ग्रे गुड्स है। ठीक है, ये क्या है? ये ग्रे गुड्स है। ग्रे गुड्स के बाद ये जब प्रिंटिंग करके आता है तो इसी तरह से हमारा जो है कपड़ा जो होता है वो होता है। इसी से हम लोग अपना परिधान बनाते हैं। ठीक है, चलो फिर अब ये पिक्चर सारी दिखा दिए। ये ग्रे गुड्स है, बिल्कुल जो करघे से उतरा हुआ, अभी इस पर कोई फिनिशिंग नहीं हुई है। और ये फिनिशिंग करने के बाद कपड़ा तैयार कर दिया गया है। और इसके बाद में अब ये पहनने योग्य इससे कपड़ा बन सकता है। ठीक है, तो अब ये हम इसको शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक, वस्त्रों की परिसज्जा क्या है? ये है फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक। ठीक है, फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक। कढ़ाई और बुनाई के पश्चात वस्त्र लगभग तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जब ये करघे पर से उतारा जाता है तो ये पहनने योग्य नहीं होता, जिन्हें क्या बोलते हैं? ग्रे गुड्स बोलते हैं। वस्त्र गंदे और मटमैले हो जाने के कारण इनकी जो है आकृति है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसके कारण इनके सतह पर फुज्जियाँ उठ जाती हैं। फुज्जियाँ उठने का मतलब समझ रहे ना? फुज्जियाँ उठ जाती हैं। जैसे जब वो मतलब जो है जब कपड़ा तैयार हो जाता है तब जो है इस पर जो है तैयार फिनिशिंग नहीं की जाई रहती है, तो क्या वो जो रोए रहते हैं वो सब क्या रहते हैं? वो उड़े टाइप के रहते हैं ना, तो वो सब उस पर रहते हैं।
तो ये अच्छे नहीं लगते कपड़े। क्या होते हैं, लूज लूज से लगते हैं, कोई इनमें जो है अच्छे से कोई फिनिशिंग वगैरह नहीं हुई रहती है। वो इस तरह से होते हैं कि जो है उनको पहनना भी मतलब थोड़ा अजीब सा नहीं पहना जा सकता। उस पर तेल लगा रहता है, उस पर ग्रीस लगी रहती है। तो ये सारी चीज़ जो होती हैं वो चीज़ पहनने योग्य नहीं होती, उन्हें ग्रे गुड्स कहते हैं। छूने पे कठोर लगते हैं, मुलायम, जैसे खद्दर का कपड़ा देखो तो कैसा लगता है, मतलब सब लोगों को खद्दर का कपड़ा पहनना पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो चिकना नहीं होता, सुंदर नहीं होता, मुलायम नहीं होता। तो ये सारे सब जो जो दोष होते हैं, ये सारे जो है क्या करते हैं, जो फिनिशिंग होती है उसके बाद ये सारे दोषों को हम लोग दूर कर देते हैं। हम लोग क्या दूर करते हैं, ये तो मशीन पे दूर किया जाता है। जब ये मशीनी करंट से, जब करघे से ये सब होता है, तब ये सारी परेशानियाँ इस पर दूर की जाती हैं। करघे से उतारे गए वस्त्र को अलग अलग विधि से निखारा जाता है, जिससे स्पर्श करो तो चिकना लगता है, कोमल लगता है, मुलायम लगता है, देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है। वस्त्र की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। कार्यक्षमता मतलब मजबूत हो जाता है। भाई परिसज्जा कर दी गई, उस पर मर्सराइजिंग कर दिया गया, फिनिशिंग कर दी गई, रोए हटा दिए गए, चिकना कर दिया गया, तो क्या होता है, उसकी जो है मजबूती बढ़ जाती है ना। प्राचीन काल से ही वस्त्रों को सुंदर करने की प्रक्रिया है। बहुत समय में भी, पहले भी वस्त्रों को सुंदर किया जाता था। बस अंतर इतना है, तब मशीन नहीं थे, रसायन नहीं थे, तो क्या किया जाता था, उसको चीनी मिट्टी से, मतलब जो चाइना वाली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उससे उसको जो है धुला जाता था, रगड़ा जाता था। कड़ापन लाने के लिए उसमें माड़ वगैरह लगाया जाता था। माड़ किस तरह का लगाया जाता था, जैसे पहले, अभी तो क्या है, अभी तो रिवाइव वगैरह आ गया, पहले रिवाइव वगैरह नहीं था। पहले जो है रिवाइव वगैरह नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, जो पुराने समय के लोग थे वो लोग मैदे का माड़ लगाते थे, चावल का माड़ लगाते थे, अरारोट का माड़ लगाते थे। इस प्रकार से माड़ लगाने के बाद उसमें चमक वगैरह बढ़ा दी जाती थी, जिससे कि वस्त्र सुंदर लगने लगते थे। हाँ, इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है, अरे भाई अगर वस्त्र को फिनिशिंग कर दिया गया, उसको बढ़िया से तैयार कर दिया गया, तो क्या होता है कि उसमें जो चमक दमक है वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जो कपड़ा है, जो ओरिजिनल कपड़ा है, वो पता नहीं चलता है। जब ओरिजिनल कपड़ा पता नहीं चलता तो क्या पता, अरे भाई लिलन का कपड़ा है और लिलन के कपड़े पर इतनी ज़्यादा फिनिशिंग कर दी गई है, इतनी ज़्यादा फिनिशिंग कर दी गई है कि ये नहीं पता चल रहा है कि लिलन का ही वस्त्र हो सकता है, बिल्कुल कम, एकदम मतलब निम्न स्तर के रेशे से बना हो, लेकिन वो देखने में क्या लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा कपड़ा है। तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या है कि जो अमेरिका है या और जो देश हैं उसमें क्या होता है, वस्त्र पर फिनिशिंग की क्रियाएं लिखी जाती हैं कि किस किस तरह से फिनिशिंग की गई है कपड़े पर, कौन कौन सी फिनिशिंग कपड़े पर की गई, ये अमेरिका में, अन्य देशों में लिखा जाता है। जो परिसज्जाएँ हैं लगभग हर कपड़े पर की जाती, एक ही जैसी परिसज्जाएँ हर कपड़े, जो करघे से उतरा हुआ कपड़ा है, जो ग्रे गुड्स है, उस पर हर कपड़ों पर एक ही जैसी परिसज्जा की जाती है। जैसे वस्त्र को चिकना बनाना है, वस्त्र को मजबूत बनाना है, वस्त्र को सुंदर बनाना है, वस्त्र को जो है सावधानी पूर्वक जो है उसको रख रखाव के लिए देखभाल करना है, उसको जीवाणु रोधक बनाना है, उसको विषाणु रोधक बनाना है, उसको अग्नि से बचाने के लिए बनाना है, उसको बरसात से बचाने के लिए बनाना है, उसको कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए बनाना है। तो ये सारी चीज़ें ये करीब करीब सब वस्त्रों पर की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक वस्त्र पर किया गया, एक वस्त्र पर नहीं किया गया। ये सारी जो है फिनिशिंग जो है, परिसज्जाएँ जो है वो हर वस्त्र पर की जाती हैं। अब परिसज्जा के उद्देश्य क्या क्या हैं, परिसज्जा के उद्देश्य क्या क्या हैं, मतलब कारण, उद्देश्य मतलब कारण क्या क्या है, परिसज्जा क्यों की जाती है, कारण का मतलब क्या होता है। परिसज्जा इसलिए की जाती है कि वस्त्रों में विभिन्नता लाई जा सके, वस्त्र जो हैं वो अलग अलग रूप से दिखाई पड़े, वस्त्र के बाह्य स्वरूप को यानी बाहरी रूपों को बढ़ाया जा सके, बाहरी जो रूप है उसको सुंदर किया जा सके। अब करघे पर से कपड़ा उतारा गया, उसमें तेल, ग्रीस, दाग, धब्बा, फुज्जी, रोए ये सब निकले हुए हैं, तब उनको क्या किया जाएगा, वो देखने में आकर्षण नहीं लग रहा है ना, उनमें अनाकर्षण लग रहे हैं ना। ब्लीच वगैरह जब किया जाएगा तो उसको साफ़ किया जाएगा, रोए वगैरह हटाए जाएंगे, गांठें वगैरह काट कर हटाई जाएंगी, फिर उस पर क्या किया जाएगा, उसको मर्सराइजिंग की जाएगी, टेंटरिंग की जाएगी, उसके बाद
उस पर नैपिंग की जाएगी। नैपिंग करने से क्या होता है, वस्त्र एकदम से उसकी सतह जो होती है एकदम चिकनी हो जाती है ना, साफ़ हो जाती है। ये सारी चीज़ें जब की जाती हैं तो क्या हो जाता है, कपड़े का जो बाहरी रूप होता है वो सुंदर हो जाता है, यानी आकर्षण लगने लगता है। फिर क्या है, वस्त्रों में विभिन्नता लाना। अब वस्त्र में विभिन्नता लाने के लिए क्या किया जाएगा, उनको जो है सारे वस्त्र एक जैसे दिखाई देते हैं जब उतरते हैं, ग्रे गुड्स होते हैं तब, इसलिए उनको क्या किया जाता है, उनको उपयोग में लाने के लिए अलग अलग तरीके से उन पर विभिन्नता लाई जाती है। जैसे किसी को काला बनाया, किसी को लाल बनाया, किसी को नीला बनाया, किसी को पीला बनाया, किसी को हरा बनाया, तो क्या हुआ, विभिन्नता आ गई। किसी पे चिड़िया का वो बनाया, फूल बनाया, किसी पे चिड़िया बनाया, किसी पे सांप गोजर बना दिया, किसी पे साड़ी किनारा बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो क्या हुआ, ये विभिन्नता आ रही है ना वस्त्र पर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना। अब वस्त्र की उपयोगिता भी बढ़ाई जा सकती है। भाई जब उतरा है करघे पर से तो जो है वो बढ़िया तरीके से तो नहीं है ना, बढ़िया उपयोगी नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, कोमल बनाने के लिए उस पर हम परिचर्या करेंगे। उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसको हम फिनिशिंग करेंगे। जैसे करघे पर से जब उतार दिए, सब कुछ गंदे संदे कपड़े थे, तो उनको जब साफ़ कर दिए जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे ना भाई। गंदगी लगी हुई तो कपड़ा कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन जब उसको साफ़ ऑफ कर दिया जाएगा तो कपड़ा मजबूत हो जाएगा। जैसे बच्चों की पोशाक है, बच्चों की ड्रेसेज हैं, कुशन कवर है, तकिया कवर है, इन लोग को उसी तरह से तैयार नहीं किया जा सकता ना। उनको साफ़ करने के बाद उस पर जो चिकनाई वगैरह लाने के बाद, उसका तेल वगैरह हटाने के बाद जब उसको एकदम परफेक्ट बना दिया जाएगा तभी उपयोग किया जाएगा, तो मजबूत भी हो जाता है। फिर क्या है, जो है वस्त्र होता है उसका रख रखाव सरल हो जाता है। रख रखाव सरल होने का मतलब क्या होता है कि जब वस्त्र सुंदर हो जाता है, अच्छा हो जाता है और धोने पहनने लायक हो जाता है, इस्त्री वगैरह करने लायक हो जाता है, तो इस्त्री वगैरह करके उसको बढ़िया से फोल्ड कर कर रखा जा सकता है। कि उसमें जो है कोई मतलब जो क्रीज वगैरह है, वो क्रीज वगैरह है जो, वो सब सारी चीज़ें जो है वो सब ढंग से उस पर मेंटेन हो जाती हैं कि हाँ क्रीज निकल गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब सरल हो गया। कैसे सरल हो गया भाई, जब उसको जो है एकदम से बढ़िया से उसका क्रीज हट गया, अभी हम क्या करेंगे, हम आराम से उसको धुल सकते हैं, आराम से हम उसको जो है रख सकते हैं। हम आराम से उसका जो है प्रेस करके जो है छोटा मोटा कर सकते हैं। उसमें सिकुड़न नहीं पड़ रही है तो हम उसको रख सकते, नहीं तो सिकुड़न वगैरह पड़ी रहेगी तो हम उसको रख नहीं सकते। उसका हम परिचर्याएँ जो हैं उस पर की नहीं गई हैं तो समानता वो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छे तरीके से हम उसका रख रखाव नहीं कर सकते। अब वजन को कड़ा करना और वजन बढ़ाना। अभी यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर आप लोग को कर लेना है कड़ा करना। यहाँ पर आप लोग करोगे क्या, कड़ा। जो यहाँ पर लिखा हुआ खड़ा, वहाँ पर आप लोग करोगे कड़ा, ठीक है। ये गलत लिख दिया है टाइपिंग में, मुझे थोड़ा समझ नहीं पाया, गलत हो गया। तो वस्त्र को कड़ा करना, वजन बढ़ाना। अब जैसे वस्त्र जब ग्रे गुड्स से उतरते हैं बिल्कुल लूज, एकदम से ढीले ढाले हो जाते हैं, लूज होते। जैसे मान लो आपके पास एक कॉटन का कपड़ा है, अगर आप कुर्ता पहनते हो, आप सूट पहनते हो, आप साड़ी पहनते हो, तो क्या है, कॉटन की अगर साड़ी है, कुर्ता है, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप पहली बार ख़रीद के लाओगे मार्केट से तो बहुत सुंदर रहेगी वो, लेकिन जब उसको आप पहन लोगे और पहनने के बाद इसको उसका धुलाई कर दोगे तो क्या होगा, तो वो एकदम लूज़ पूछ हो जाती है, एकदम से ठंडी, मतलब एकदम से ऐसे हो जाता है ना कि बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसको कड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको कड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको कड़ा करने के लिए उसमें हमको रिवाइव लगाना पड़ता है। रिवाइव लगाने से क्या हो जाता है, वो कड़ा हो जाता है। फिर वज़न बढ़ाना। अभी रिवाइव लगा देने से क्या होता है, जब वज़न कड़ा हो जाता है थोड़ा जो है इसको वो करना पड़ता है, थोड़ा जो है अब वज़न तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते, वज़न तो मशीन पे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी कभी आप फील करो जो साड़ी आपने रिवाइव लगा रखी है और कुर्ता रिवाइव लगा रखा है, उसमें जो भारीपन आएगा वो आपके बिना रिवाइव वाले कपड़े में नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या है, ये आपने इसको आप खड़ा कर लेना, ठीक है, ये खड़ा हो गया इसको आप खड़ा कर लेना। फिर क्या है, फिर है अनुकरण बनाने के लिए, अनुकरण नहीं होगा यहाँ पर अनुकरण नहीं होगा, हाँ अनुकरण बनाने के लिए। अब जैसे
जब परिसज्जा द्वारा जो है मतलब कि फिनिशिंग द्वारा जो है वो कपड़े को क्या किया जाता है, एक मौलिक रंग रूप दे दिया, मतलब एक बढ़िया से एक नियम के अनुसार रंग रूप दे दिया जाता है। मतलब कि जो होना चाहिए कपड़े में वो रंग रूप उसमें दे दिया। जैसे सूती कपड़ा है तो सूती में रोई उठाना है, जो उसको उठाया जाएगा, गर्म इस्त्री उसमें डाली जाएगी, लगाई जाएगी, फिर उसमें कुछ गर्मी के गुण समाहित किए जाएंगे। रेशमी वस्त्र है तो उसमें मर्सराइजिंग वगैरह परिसज्जा दी जाएगी। अब कहने को तो सिर्फ कॉटन में मर्सराइजिंग होती है, लेकिन कभी कभी रेशम में भी मर्सराइजिंग कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि रेशम भी कभी कभी क्या होता है कि जो है उसके जो कपड़े जब उतरते हैं तो गोंद वगैरह और उसमें जो है कचड़े वगैरह लगे रहते हैं तो उनको साफ़ किया जाता है, तो वो गोंद वोद हटाने के बाद में भी थोड़ा बहुत कुछ परेशानी रहती है तो उसको मर्सराइजिंग के द्वारा ख़त्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, अगर मर्सराइजिंग की जाती है किस पर तो कॉटन ही आएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेशम का जो कपड़ा है उस पर भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मर्सराइजिंग कर दी जाती है। फिर क्या है, फिर है वजन बढ़ाना, ये फिर घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाना। तो जो घटिया वस्त्र मतलब समझ रहे हैं, घटिया वस्त्र मतलब जो खराब से वस्त्र हैं, बिल्कुल से थर्ड क्लास के वस्त्र हैं, उन पर बढ़िया। अभी आप मार्केट में जाओ तो देखो कभी कभी क्या लगता है ना, बहुत ख़राब से कपड़े ले रहते हैं, मतलब उनको आप हाथ में उठा के देखो बोलेगे अरे बड़ा अजीब कपड़ा है, लेकिन अगर आप दूर से देखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो क्या है, तो उस पर जो है जो बढ़िया से फिनिशिंग वगैरह करके कपड़े का क्वालिटी बहुत गंदा है, लेकिन आपको जो नमूना है, जो डिज़ाइन है, जो है रोए वगैरह हैं, जो उस पर फिनिशिंग वगैरह इतनी खूबसूरत हो जाती है कि आपको मन कर देता है कपड़ा खरीदने का। मैं बताऊँ आपसे, मैं एक मार्केट गई साड़ी खरीदने, तो मैंने एक साड़ी खरीदा, तो एक साड़ी खरीदा तो अदर एक वोमेन थी, वो भी साड़ी खरीद रही थी, तो वो साड़ी मुझे देखने में बड़ी अच्छी लगी। साड़ी बहुत महंगी नहीं थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, एक के बदले दो ले लेते हैं। मैंने दूसरी साड़ी भी ले ली। उस साड़ी को मैं लेकर जब घर पे आई, उसमें मैंने ब्लाउज सिला दिया, फाल लगा दिया, सब कुछ कर दिया, और जब मैं उसको पहनी तो ब्लू कलर की साड़ी थी वो, और पूरी साड़ी का कलर मेरे पूरे शरीर पे लग गया। और जब मैं उसको धुली तो वो एक मतलब बिल्कुल से स्काई ब्लू कलर में आ गई। तो क्या होता है, जब ऐसे थर्ड क्लास का जो कपड़ा होता है उसको फिनिशिंग करके क्या फर्स्ट क्लास टाइप कर दिया जाता है, फिर हम उस कपड़े को भी खरीद लेते हैं तो वो कपड़ा भी बिक जाता है। तो ये क्या हो गया, ये घटिया वस्त्र को भी आकर्षक बना दिया गया। अब क्या आएगा, अब आएगा वस्त्रों की परिसज्जा। वस्त्रों की परिसज्जा किस तरह से की जाती, अभी तक किस लिए की जाती थी ये देखा गया, अब किस तरह से की जाती है। अब वस्त्रों की परिसज्जा करना जरूरी है भाई। एक है अस्थाई परिसज्जा कि जो कर दो फिर वो ख़त्म नहीं होती है। एक है अस्थाई परिसज्जा, जो कर दो फिर ख़त्म हो जाती है। जैसे कॉटन वगैरह कपड़े पे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि उनको जो है माड़ वगैरह लगा के वो आते हैं, और उसके बाद जब हम लेकर आते हैं एक बार पहनते हैं तो बहुत टाइट रहता है, लेकिन जब इसके बाद उसको हम धुल देते हैं तो फिर से वो मुलायम हो जाता है। तो क्या है, वो अस्थाई परिसज्जा है। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे हैं कि हम ले आए, वो टाइट के टाइट ही रहेंगे, जो फट जाएंगे फिर भी वैसे ही रहेंगे। आप प्लेट्स बनाते रहो, बनेगा नहीं। आपकी साड़ी फूली ही रहेगी, दुपट्टा फूला ही रहेगा, सूट फूला ही रहेगा। तो क्या है, वो अस्थाई है, वो अस्थाई नहीं है। परिसज्जाओं के मुख्य दो रूप होते हैं, दो रूप में बांटा जाता है। एक यांत्रिक परिसज्जा यानी कि मैकेनिकल, और एक रासायनिक परिसज्जा यानी केमिकल। यांत्रिक मतलब क्या हो गया कि आप इसको मशीन के द्वारा, और मतलब इसमें इस तरह से परिसज्जा की जाए जिसमें आप हाथ से शायद कोई काम करें, सारा काम मशीन से करें। यांत्रिक परिसज्जा में क्या है, मशीनों द्वारा की जाती है। इसमें वस्त्र मशीन द्वारा कसकर तान लिए जाते हैं। टेढ़े मेढ़े आकृति के अगर होते हैं, जैसे इसको टेंटरिंग बोलते हैं। टेंटरिंग मतलब पता है ना, मैंने जो है कल मैंने क्वेश्चन कराया था टेंटरिंग का। तो टेंटरिंग मतलब क्या होता है कि कपड़ा जब बनता है तो कहीं से टेढ़ा, कहीं से सीधा, कहीं से कुछ, कहीं ऐसे रहता है ना, लेकिन जब कपड़े को सीधा खींच दिया जाता है तो टेंटरिंग बोला जाता है। उससे क्या होता है, कपड़ा बराबर हो जाता है। कभी थान पे कपड़ा लेने जाओ
आप अपने लिए सूट का कपड़ा लो, आप अपने मम्मी पापा भैया भाभी किसी के लिए आप जब थान का कपड़ा लेकर आओ, तो थान का कपड़ा कैसे एकदम प्लेन रहता है। तो प्लेन वो तो बात की बात है कि वो कट के फिर फिनिशिंग करके फिर वो थान पे लपेटा जाता है, लेकिन जब उसमें फिनिशिंग होती रहती है ना तो उसको टेंटरिंग किया जाता है। टेंटरिंग करने पे क्या होता है कि कपड़ा बिल्कुल से एकदम से बराबर हो जाता है। तो कपड़े पर टेंटरिंग वगैरह किया जाता है। ये सब किससे किया जाता है? ये सब मशीन से ही तो किया जाता है। चिकना करना सतह को मशीन से करना है, इस्त्री करना। अब थान तान के कपड़े जो है इस्त्री किए जा रहे हैं, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो किलोमीटर के कपड़े इस्त्री किए जा रहे हैं, तो क्या हाथ से थोड़ी किया जा सकता, उसको मशीन से ही करना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद क्या है, नक्काशी करना मतलब कढ़ाई करना। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं इसमें कपड़े में ही प्रेशर करके जो है फुला पचका दिया जाता है। तो क्या होता है, कभी हमने बहुत ऐसे कुर्ते देखे हैं, ऐसे साड़ियाँ देखी हैं कि अब हाथ अगर आप उस पर लगाओ तो फूला फूला महसूस होता है। तो वो मशीन से ही, कढ़ाई तो हाथ से की जा सकती है, लेकिन वो चीज़ें मशीन से ही की जा सकती है, उसको हाथ से नहीं किया जा सकता है। कुटाई करना, विरंजित मतलब ब्लीचिंग करना। अब एक कपड़ा हो तो आप ब्लीच कर सकते हो, लेकिन अगर जो है हज़ारों लाखों करोड़ों कपड़े तो आप ब्लीच नहीं हाथ से कर सकते। ब्लीचिंग करना, टेंटरिंग करना, मोयरिंग करना, ये सब क्या है, ये सब यांत्रिक परिसज्जा है, यानी कि मैकेनिकल परिसज्जा है। फिर क्या है, मैकेनिकल परिसज्जा में आता क्या क्या है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक में पहला आता है कुटाई करना। कुटाई करना का मतलब होता है बीटिंग। करघे पर से बुनकर कपड़े जो उतारे गए हैं, जिसको ग्रे गुड्स कहते हैं, इनकी सतह कड़ी, रूखी, खुरदरी रहती है। इनको क्या किया जाता है, इनको बीटिंग वगैरह करके इनको मुलायम किया जाता है। मशीन से इनको रोलरों पर दौड़ाया जाता है, हथौड़ियों द्वारा इनको पीटा जाता है, और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जो धागे गोल गोल होते हैं, जो कड़े किए रहते हैं, वो चपटे हो जाते हैं। चपटे होने की वजह से कपड़ा एक बराबर जैसा हो जाता है। ठीक है। फिर सतह को झुलसा कर चिकना करना। ठीक है, सतह को झुलसा कर चिकना करना। ये जो सतह होती है कपड़े की, इसको झुलसाना मतलब जलाना नहीं है, कहने का मतलब गरम इस्त्री करके इसको झुलसा दिया जाता है, और इसके बाद फिर वो सतह क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है। ठीक है, सतह को झुलसा कर चिकना करना। फिर या इसको सीजिंग भी कहते हैं। सीजिंग का मतलब क्या होता है, सीजिंग का मतलब होता है कि रोएं, गांठें जो जगह जगह होती हैं, फुज्जी जो रहती हैं, इन सबको झुलसा दिया जाता है, और झुलसाने के बाद इनको जो है एकदम साफ कर दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इनको तांबे के रोलरों से गुजार, 2 तांबे के बेलन नुमा रोलर होते हैं, उनके बीच से कपड़े को गुजारा जाता है। वो बेलन क्या होते हैं, गर्म होते हैं। फिर ठीक है, पहले क्या किया जाता है, पहले रोलर को जो है सतह पर जो कपड़े होते हैं उनको, उनके सतह से कपड़ों को निकाला जाता है, और गर्म जो रोलर होता है ना, उस पर गर्म प्लेट लगी होती है, उससे एक हिसाब से प्रेस करते, प्रेस नहीं है लेकिन अब गर्म है तो प्रेस ही समझो। प्रेस से ज़्यादा गर्म रोलर से उसको जब घुमा दिया जाता है तो क्या होता है, रोएं उसके जल जाते हैं। फिर क्या है, फिर है रोएं को काटना और झाड़ना। अब रोएं जो हैं उसको क्या किया जाए, जब ग्रे गुड्स आपको प्राप्त हो गए हैं तब मशीन का उपयोग करके रोलर्स जो लगे होते हैं, उन्हीं रोलर्स में चाकू जैसा एक लगा रहता है, बिल्कुल एकदम बारीक चाकू सा। उससे क्या होता है, वो रोएं को काटता हुआ, गांठों को काटता हुआ और झाड़ता हुआ ब्रश के द्वारा चला जाता है। कड़ा करना एवं भरना। कड़ा करना एवं भरना का क्या मतलब होता है, कड़ा मतलब कि वही जो है उसको मजबूत करना, मोटा करना। इसके लिए क्या किया जाता है, स्टार्च लगाया जाता है कपड़े पर, गोंद लगाया जाता है, जिलेटी लगाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, चीनी मिट्टी होता है, आदि के द्वारा इसको कड़ा गया था। अब कड़ा करने की स्थिति, सामान यूज़ करने की स्थिति इस पर डिपेंड करती है कि हमारा कपड़ा किस तरह से है। कॉटन का कपड़ा है तो उसको कुछ मजबूत चीज़ें ऐसी चाहिए जिससे वो कड़ा हो जाए, अन्यथा कोई आसान सा कपड़ा है तो उस पर हल्की चीज़ें भी मार लगाकर किया जा सकता है। ठीक है, वस्त्र में कड़ापन लाने के लिए साइजिंग जो होती है, कड़ापन के लिए साइजिंग जो बोलते हैं, उसके द्वारा भी कड़ापन लाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इस दौरान हौज होता है, बड़ा हौज मतलब हौदी टाइप का रखा होता है, खूब बड़ा बड़ा बर्तन होता है, उसमें कड़ा करने वाला पदार्थ रखा जाता है पानी में घोलकर। इन्हीं हौजों में दोनों रोलर डूबते और निकलते रहते हैं। जो है इन्हीं हौज में रोलर होते हैं, वो डूबते हैं और निकलते हैं, डूबते हैं निकलते हैं। डूबते निकलने के बाद में वस्त्र के ऊपर वो चलते जाते हैं और वस्त्र उनसे चिपकते जाते हैं। तो क्या होता है, अब रोलर माड़ में डूबे और इसके बाद जैसे मान लो रोलर है,
जैसे मान लो रोलर है, ये रोलर है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा सा बकेट है, इसमें क्या है, माड़ भरा हुआ है, इसमें ये रोलर आकर डूबा, ये रोलर आकर डूबा, और इसके बाद कपड़ा ऐसे 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 इसमें से कपड़ा जा रहा है रोलर के बीच में से, तो ये क्या करेगा, बार बार डूब रहा है और बार बार आकर कपड़े पे लग रहा है, तो जो है क्या हो रहा है, जितने इसमें माड़ वाले एजेंट लगे हुए हैं वो इस कपड़े पर जाके चिपकेंगे और चिपकने के साथ साथ कपड़ा कड़ा होता जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, टेंटरिंग आएगा। टेंटरिंग तो मैंने पहले बता दिया। टेंटरिंग का मतलब क्या होता है, टेंटरिंग का मतलब क्या होता है, कपड़े को सीधा करना, चारों तरफ से कपड़े को सीधा करना का ही मतलब क्या होता है, टेंटरिंग होता है। टेंटरिंग में ही कपड़ा जो है जब ग्रे गुड्स उतरता है तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहता है, क्योंकि बुनाई हुई रहती है, तो जो है कहीं छोटा कहीं मोटा, वैसे ऑलरेडी सब कुछ कॉम्बिंग वगैरह करके पोनी वगैरह बना के ही जो है कपड़ा तैयार रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी मशीनें चल रही हैं, कभी टेढ़ा कभी सीधा हो जाता है, फिर बाद में टेंटरिंग करके उसको सही किया जाता है। टेंटरिंग प्रक्रिया द्वारा ताने तथा बाने के धागों को एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाने के लिए खींचा जाता है। यह कार्य टेंटरिंग मशीन द्वारा किया जाता है। इस मशीन में दोनों ओर हुक की श्रृंखला होती है। इन्हीं हुकों पर वस्त्र के किनारों को फंसा दिया जाता है। अब देखो, जैसे मान लो ये फ़ोटो मैंने लगा रखी है। अब ये फ़ोटो मैंने लगा रखी है तो इस किनारे पर एक हुक लगा है, इस किनारे पर एक हुक, ऐसे 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 मान लो पूरे किनारे पर हुक लगा है, ठीक है। अब पूरे किनारे पर जब देखो ऐसे से हुक लगा हुआ है तो क्या होगा, अब कपड़ा इस पर फंसेगा, इस पर फंसे, सारे पे कपड़ा फंस गया इधर, और इधर फिर सारे पर कपड़ा फंस गया, और कपड़ा फंसते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, कपड़े खींचते हुए जाएंगे, और खींचते हुए जब जाएंगे और सारी प्रक्रिया साथ में चल रही है, मार लगाने की सारी चीज़ें की प्रक्रिया साथ में चल रही है, तो कपड़ा खींचते हुए जा रहा है, टाइट होते हुए जा रहा है, मजबूत होते हुए जा रहा है, तो वो बराबर होते हुए चला जा रहा है, ठीक है। टेंटरिंग समझ गए। अब टेंटरिंग के आगे क्या है, टेंटरिंग के आगे है रोएं उठाना, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। टेंटरिंग के आगे है रोएं उठाना, टेंटरिंग के आगे है रोएं उठाना, ठीक है। फिर रोए उठाने में क्या किया जाएगा, रोए उठाने में टेंटरिंग के बाद है रोए उठाना, ठीक है। टेंटरिंग के बाद है यहाँ पर रोए उठाना, टेंटरिंग के बाद है रोए उठाना, ठीक है। रोए उठाना ये टेंटरिंग के बाद है, रोएं उठाना। तो रोएं उठाने में क्या है, वस्त्र की सतह पर रोएं उठाकर वस्त्र को सुंदर एवं आकर्षण बनाया जाता है। इस परिसज्जा के लिए वस्त्र को कांटेदार रोलरों के ऊपर से गुजारा जाता है। कांटे में फंसकर जो है समान ऊंचाई के रोएं उठ जाते हैं। कितने हिसाब से रोएं उठने हैं वो उसी में नाप के अनुसार हो जाता है। वस्त्र में इन उठे रोएं को एक समान लंबाई में काट दिया जाता है। उसके बाद वस्त्र में कोमलता आ जाती है, उसमें थोड़ा सा गर्मी वगैरह देकर उसको मुलायम कर दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आएगा चिकनापन लाना। रोएं उठाने के बाद क्या आएगा, रोएं उठाने के बाद आएगा चिकनापन लाना, ठीक है। फिर आएगा चिकनापन लाना, चिकनापन लाना, चिकनापन लाना। चिकनापन लाने के लिए क्या करना रहता है, चिकनापन के लिए करना रहता है कि गरम इस्त्री की जाती है कपड़ों पर, जिसको कैलेंडरिंग बोलते हैं। ये तो पता, मैंने कल ये भी क्वेश्चन डाला हुआ था। कैलेंडरिंग प्रक्रिया में वस्त्र को स्टील के भारी रोलरों के बीच से गुजारा जाता है। ये रोलर्स गर्म होते हैं। गर्म रोलरों के बीच से जब वस्त्र को गुजारा जाता है तो दबकर चिकने चपटे चमकदार कोमल वस्त्र सामने आ जाते हैं। अब जितना चिकनापन चाहिए उतना हिसाब से मशीन में सारे उपकरण के लिए वो रेगुलेटर लगे होते हैं, किसको किस हिसाब से बनाना है, किसको किस हिसाब से छोड़ना है, ठीक है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा चिकना करती है। इसको नोट डाउन जरूर करना। 1 मिनट में 1 मिनट बराबर
ये मतलब मिनट समझना, 1 मिनट बराबर 140 मीटर। 1 मिनट बराबर 140 मीटर, ठीक है, 140 मीटर। फिर क्या है, फिर आएगा मोयरिंग। फिर क्या आएगा, फिर आएगा मोयरिंग। मोयरिंग में क्या होता है, इसको भी मैंने पहले, इसका भी मैंने क्वेश्चन कराया था ना कल। जिसने क्वेश्चन नहीं किया है और ये वीडियो देख रहा है वो जाकर अपर्णा सिस्टर टीजीटी पीजीटी टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वहाँ पर जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। अभी आज जो वीडियो डाल रही हूँ इसके मैं कल क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन डाल दूँगी, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो जितने आज ये पढ़ रहे हो ना, इसका क्वेश्चन मैंने कल करा रखा है, क्योंकि कल हम एक वीडियो डाले थे, कल नहीं परसों वीडियो, कल शायद कि परसों हमने वीडियो डाला था, हाँ, उसका जो कपड़े का जो है प्रोसीजर सारा होता है उसका मैंने वीडियो डाल दिया था। फिर वीडियो डालने के बाद मैंने कल उसका क्वेश्चन करवा दिया था। क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आई थी, मोयरिंग, सेम्फ्राइजिंग, सारी ग्लेजिंग, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डाल दी थी। मैंने करीब 30 क्वेश्चन दिया था, 32 क्वेश्चन कराया था। सारा क्वेश्चन इसी से था। अगर आज आप पढ़ रहे हो और वो आप थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा है तो पीछे आपकी वीडियो जाना, उस पर देखना टेक्सटाइल की, उसमें ये सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा मोयरिंग आएगा, ठीक है। फिर आएगा क्या, मोयरिंग, ठीक है। अब मोयरिंग मतलब क्या होता है, मोयरिंग परिसज्जा सतह को पानी की लहर के समान नमूने बनाए जाते हैं। मोयरिंग मतलब क्या, मैंने बताया था ना, लहरदार नमूने जो बनाए जाते हैं उसको मोयरिंग कहते हैं। बहुत से कपड़े, बहुत सी साड़ियाँ, बहुत से सूट, बहुत से सलवार, बहुत से कुर्ते उड़ते आते हैं जिस पर जो है लहरदार नमूने बनते हैं, ठीक है। तो उसको मोयरिंग कहते हैं। उसको क्या किया जाता है कि अलग अलग आकार के रोलर लगे होते हैं, उसके ऊपर रोलर पर कपड़ा चढ़ा होता है। दूसरे रोलर को गति एवं दबाव पहले रोलर की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण वस्त्र की सतह पर पानी की धारियां बन जाती हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मोयरिंग बोलते हैं। अब क्या है, मोयरिंग रिब सिल्क एक कपड़ा होता है जिसको क्या बोलते हैं, रिब सिल्क, वुलन फाइबर में या ज़्यादातर माना जाता है। इस पर यह परिसज्जा अधिक दिखाई देती है, इस पर यह परिसज्जा बहुत की जाती है। एसीटेट वस्त्रों पर जो है मोयरिंग की जाती है अधिकतर। एसीटेट मतलब समझ रहे हो ना, एसीटेट शुरू में हमने डाला था तभी बड़ा कन्फ्यूज़न था सबको। एसीटेट पर मोयरिंग वगैरह बहुत किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर आएगा आपका नक्काशी करना। नक्काशी मतलब कढ़ाई करना, ठीक है। नक्काशी मतलब कढ़ाई करना। तो नक्काशी प्रक्रिया में क्या होगा भाई, नक्काशी तो सबको पता होगा, ऐसा तो कोई इसको नक्काशी ना पता हो। नक्काशी सबको पता हो, कढ़ाई करना होता है नक्काशी मतलब नक्काशी करना, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी वो हो गई, वो आपको PDF में मिल जाएंगी, तो इसलिए आप परेशान नहीं होना। नक्काशी करना, नक्काशी करने का क्या मतलब होता है, वस्त्र की सतह पर आकृति उभारना। नक्काशी करना मतलब साधारण सी बात है, नक्काशी करना मतलब कढ़ाई करना, यानी किसी चीज़ को उभार देना, किसी चीज़ को खोद काट कर उभार दे दो, वही नक्काशी हो जाती है। इसको क्या किया जाता है कि लेसित रेजिन जो होती है उसको जमाया जाता है। रोलरों पर पहले से ही नमूने खुदे होते हैं। जब गर्म भारी खुदे हुए रोलर के बीच से वस्त्र होकर गुजरता है तो उस पर क्या होता है, एक मोटा पतला ऊंचा नीचा दबाव पड़ता है कपड़े पर, और कपड़े उसी हिसाब से हो जाता है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, कढ़ाई वाली नक्काशी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कपड़े के जो नक्काशी, कपड़ा मोटा पतला ऊंचा, ऐसे आप हाथ फेरो तो आपको जो है ऐसे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ लगेगा, वो नक्काशी की बात हो रही है, ठीक है। नक्काशी की विधियाँ यांत्रिक और रासायनिक परिसज्जा के द्वारा की जाती है। यांत्रिक परिसज्जा नमी, ताप, वाष्प की सहायता से की जाती है। रासायनिक परिसज्जा में एम्बोसिंग के द्वारा की जाती है, ठीक है। रेजिन लगाकर इसको किया जाता है। नक्काशी किए हुए वस्त्र को ब्लीचिंग नहीं करना चाहिए, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। ल्यूक वार्म वाटर मतलब हल्के गुनगुने पानी से और हल्के साबुन से धोना चाहिए, ठीक है। नक्काशी जो होती है बहुत ही नाजुक होती है, नॉर्मल होती है। इसको अगर बहुत ज़्यादा हम परिसज्जा हम अपनी तरफ से कर देंगे तो नक्काशी बेकार हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा नक्काशी में ही नमूने आते हैं दो। कौन कौन से नमूने आते हैं, चपटे नमूने आते हैं और उभरे नमूने आते हैं, ठीक।
नक्काशी में क्या आते हैं, चपटे नमूने आते हैं और उभरे नमूने, चपटा नमूना उभरा नमूना आता है। चपटा नमूना क्या, इस प्रकार के नमूने बनाने के लिए 2 रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। एक रोलर जिस पर कागज रोलर तांबे तथा दूसरा कागज का बना होता है। तांबे के रोलर पर नमूने खुदे होते हैं। अब तांबे के रोलर पर जब नमूने खुदे होते हैं और कागज़ का रोलर जो होता है मुलायम होता है, तो जब वो रोलर जिस पे नमूने खुदे होते हैं वो रोलर जब साड़ी पर पड़ता है या कपड़े पर पड़ता है और वो कपड़ा आपके कागज़ वाले रोलर पर चलता है, तो क्या होता है, दबाव पड़ जाता है। दबाव पड़ने से क्या होता है कि आपकी जो सतह चपटा नमूना आपका उस पर बन जाता है। समझ गए। फिर क्या आता है, उभरा नमूना। अब उभरा नमूना कैसे बनता है, उभरा मतलब जो छूने पर उभार महसूस हो। इस नमूने को बनाने के लिए 2 रोलर कागज़ तथा तांबे का ही प्रयोग किया जाता है। जो पहले था चपटे में वही उभरे में है। इस नमूने पर जो खुदा होता है, तांबे के रोलर गर्म होते हैं, ठोस कागज़ के रोलर को पानी में गीला रखा जाता है। वस्त्र को जब इन दोनों रोलरों के बीच से गुजारा जाता है तो वस्त्र उभार लिए हुए नमूने आकर्षित करके बाहर आते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, ग्लेजिंग। ग्लेजिंग क्या है, वस्त्रों की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाने के लिए ग्लेजिंग किया जाता है। ग्लेजिंग मतलब क्या होता है कि चमक ज़्यादा उसमें आए, उसके लिए क्या किया जाता है, माड़ गोंद रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, रोलर की जो आवश्यकता होती है, रोलर के माध्यम से वस्त्र को जो है उसके नीचे से गुजारा जाता है। सेम टू सेम वही कि जो है रोलर को डुबाया जाता है, फिर कपड़े पर घुमाया जाता है, इससे वस्त्र सुंदर बनता है। श्रीनाइजिंग मतलब श्रीन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना होता है ना, और राइजिंग मतलब चमक वगैरह होती है। इस परिसज्जा द्वारा सस्ते वस्त्रों में चमक लाई जाती है। जो सस्ता वस्त्र होता है उस पर चमक लाई जाती है। श्रीनाइजिंग मतलब ये बहुत कम सामने आते हैं ये ऐसे सारे शब्द, लेकिन जो शब्द बहुत कम सामने आते हैं वही एग्जाम में ज़्यादा सामने आते हैं। ठीक है, तो श्रीनाइजिंग का क्या मतलब होता है कि जो कम पैसे के व जो निम्न स्तर के वस्त्र होते हैं उनको परिसज्जा करके बढ़िया बनाया जा सकता है। ये परिसज्जा के लिए लोहे के रोलरों पर तिरछी बारीक रेखाएं खुदी रहती हैं। ये रेखाएं प्रति इंच 550 से 600 प्रति इंच 550 से 600 तक होती हैं। कौन सी चीज़ें, बारीक रेखाएं जो रोलर के लोहे के रोलर पर खुदी होती हैं। जब इन वस्त्रों को इन रोलर के माध्यम से होकर गुजारा जाता है तो ये रेखाएं वस्त्रों पर उभर जाती हैं। ठीक है, ये क्या होता है इनका कि जब ये सब ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो वस्त्र ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिरेइंग। नेक्स्ट है सिरेइंग। अब सिरेइंग भी हमारे ख्याल से तो जो है बहुत कम ही लोग सुने होंगे, क्योंकि हम लोग क्या है ना, जो चीज़ हम लोग सुनते रहते हैं हम लोग वही दिमाग में रखते हैं। जो चीज़ हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं वही दिमाग में रखते हैं। अब सिरेइंग का क्या मतलब होता है, यह परिसज्जा रेयान या टेफ्टा के वस्त्रों पर सुपर ग्लास देने के लिए काम। सुपर ग्लास मतलब बहुत तेज चमक के लिए। सुपर ग्लास मतलब बहुत तेज। इस पर किस पर क्या जाता है, रेयान पर, टेफ्टा पर, इन सब पर बहुत तेज चमक के लिए किया जाता है। गर्म कैलेंडरिंग की सहायता से परिसज्जा की जाती है। इस वस्त्र में धातु के समान चमक उत्पन्न हो जाती है। बहुत कपड़े आप देखे होंगे जो देखने में कैसा लगता है, जैसा लगता है कि जो है देखो जैसे तांबे जैसा चमक रहा है, देखो जैसे गोल्ड जैसा चमक रहा है, जैसे देखो जैसे स्टील जैसा चमक रहा है, ऐसी मतलब मन में फीलिंग आती है। तो क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं। जिसको सिरेइंग होता है, जिसको सुपर ग्लॉस बोलते हैं। ग्लेजिंग नहीं, सुपर ग्लॉस बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर ग्लॉस बोलते हैं, सुपर ग्लॉस बोलते हैं। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, जो जहाँ समस्या होगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। और वीडियो लंबी होगी क्योंकि चैप्टर लंबा है और एक चैप्टर को 2 दिन ख़त्म करने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि इतने सारी बुक है, इतने सारे जो है चैप्टर्स हैं, उनको बार बार एक ही चैप्टर को 2 दिन 3 दिन ख़त्म करो तो वो ठीक चीज़ नहीं है। थोड़ा बैठने की आदत डालो, थोड़ा पढ़ने की आदत डालो, एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा सिन्फोराइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा सिन्फोराइजिंग। सिन्फोराइजिंग क्या चीज़ होता है, ये भी मैंने कल क्वेश्चन डाला था। जो लोग क्वेश्चन यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है वो पिछली वीडियो मेरी जाकर देखेंगे। यहाँ देखने से पहले आप पिछली वीडियो जाकर देख लेना, आपको वो फिर ज़्यादा समझ में आएगा कि ये सारी शब्द क्या हो जाती है।
मैंने जो शब्द उपयोग किए जाते हैं टेक्सटाइल में, उन शब्दों को मैंने क्या किया है, मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, जितने शब्द यहाँ पर मैं उपयोग कर रही हूँ उतने शब्द मैं टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी में बता रखा है, जो मेरी पिछली वीडियो थी। ठीक, चलो। सनफ्राइजिंग में क्या किया जाता है? सनफ्राइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह ट्रेडमार्क है जो इस बात की गारंटी देता है कि बार बार धुलाई के पश्चात वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। करघे पर उतारा गया वस्त्र टेढ़ा मेढ़ा अस्थिर आकृति का होता है। टेंटरिंग परिसज्जा द्वारा आकार स्थिर किया जाता है। इनसे सभी जगहों से समान चौड़ा कर दिया जाता है। कैलेंडरिंग परिसज्जा द्वारा इसकी सतह को चिकना बनाता है। कैलेंडरिंग क्या किया जाता है? कैलेंडरिंग मतलब चौड़ाई को उसको बराबर करना। सनफ्राइजिंग प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें वाष्प द्वारा गर्म रोलर लगे होते हैं। वस्त्र को इन रोलरों के सीधे से गुजार कर रोलर में लगे कंबलों के बीच से होकर गुजारा जाता है। कंबल होने के कारण रोलर के दबाव से वस्त्र उतने ही खींचते अथवा दबते हैं जितना उनका स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रकार वस्त्र बार बार की धुलाई के उपरांत नहीं सिकुड़ते हैं। ठीक है, सनफ्राइजिंग का मतलब क्या हो गया? सीधी सीधी बात है। सनफ्राइजिंग का मतलब ये हो गया है कि जो हमने परिसज्जाएँ कर रखी हैं वो परिसज्जाएँ बिल्कुल फिट फाट है, अब वो बदलेंगी नहीं, इसीलिए सनफ्राइजिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चुन्नट डालना। चुन्नट डालना सबको मतलब पता है, क्रेपिंग। क्रेपिंग मतलब चुन्नट डालना, तो वो भी मैंने कल बताया था कि क्रेपिंग क्या होता है। क्रेपिंग क्या होता है? जो ताप सुनम्य रेसे होते हैं उनमें चुन्नट डाली जाती है। मशीनों के द्वारा चुन्नट डाली जाती है, रासायनिक विधि द्वारा भी चुन्नट डाली जाती है, रोलरों के माध्यम से भी चुन्नट डाली जाती है। क्या किया जाता है? रोलरों को पहले गर्म कर दिया जाता है। गर्म करने के बाद इनमें दांत लगे होते हैं, उनसे वस्त्र को जब गुजारा जाता है तो सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़न आने के साथ साथ उस पर चुन्नट पड़ जाती है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? फिर आएगा आपका रासायनिक परिसज्जा। उसके पहले आप क्या कुछ चीज़ें देख सुन लो। सुनना इसलिए है क्योंकि ये बुक के पिक्चर्स हैं, मैं इसको आपको सेंड कर दूंगी पीडीएफ में। ठीक है, पीडीएफ में मैं ऐड करके मैं सेंड कर दूंगी इसको, लेकिन अभी के लिए सुन लो। क्या है? सनफ्राइजिंग वस्त्र को सिकोड़ने से रोकना। ठीक है, चुन्नट डालना, वस्त्र को सतह पर चुन्नट डालना। कुटाई बीटिंग, वस्त्र की सतह को कोमल चमकदार सघन बनाना, पीट पीट कर पतला कर देना। सीजिंग, सतह को झुलसा कर चिकना करना। मोयरिंग, वस्त्र की सतह पर पानी के समान लहर बनाना। सिरेइंग, सुपर ग्लॉस यानी बहुत चमक देना। श्रेनाइजिंग, वस्त्र को सुंदर कांतिमय व आकर्षक बनाना। टेंटरिंग, चौड़ा करना, वस्त्र को बराबर करना। कैलेंडरिंग, वस्त्र को चिकना करना। साइजिंग और ड्रेसिंग, सतही संरचना दोषों को दूर करना। ग्लेजिंग, वस्त्र की सहायता को अत्यधिक चमकदार बनाना। नक्काशी, नक्काशी मतलब मैंने बताया, उसको फिर बता रही हूँ। कढ़ाई करना एक अलग चीज़ है, नक्काशी करना एक अलग चीज़ है। नक्काशी करना मतलब है कि आप वस्त्र पर हाथ फेरोगे तो कॉटन, नीलन, जिसका भी रेशम, जिसका भी वस्त्र होगा वो वस्त्र में ही ऊंचा नीचा खुरदरापन आपको पता चलेगा। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ पता चलेगा। कढ़ाई चीज़ अलग हो गई। ठीक है, वो नक्काशी अलग हो गई। फिर साइजिंग, ड्रेसिंग, सतही संरचना दोषों को दूर करना। फिर रोए को काटना और झाड़ना, ये क्या होता है? सतही संरचना को चिकना करना। अब रासायनिक परिसज्जा क्या है? मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग क्या होता है? इसको रसायन के द्वारा किया जाता है। रसायन के द्वारा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको चमक बढ़ाने के लिए, फिर जो है कपड़े को मार वगैरह लगाने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है? ये है। नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज में मर्सराइजिंग है, सिल्वट रोधी है। ये मुझे लगता है मैंने एक पेज में ऐड करना, मैं एक पेज में ऐड नहीं की हूँ, वो मैं ऐड कर दूँगी बाद में। अभी तो मैं एक पेज में इसमें ऐड नहीं की हूँ, कोई नहीं, एक पेज में वो जो है पीडीएफ में ऐड कर दूँगी। ठीक है, मैं लिख लिख के बता दूँगी, आप परेशान नहीं होना, मैं लिख लिख के बता देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से आपको एक स्थान ले लेती हूँ, मैं लिख के आपको बता दूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के बता दूँगी। तो क्या है कि रासायनिक परिसज्जाएं, पहले क्या आएगा? पहले आएगा मर्सराइजिंग। पहले क्या आएगा? पहले आएगा मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग पहले आएगा, मर्सराइजिंग। ठीक है, मर्सराइजिंग ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है,
ये फर्स्ट नंबर पे आएगा मर्सराइजिंग। नंबर एक है मर्सराइजिंग। इस परिचर्या द्वारा वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार एवं कांतियुक्त बनाया जाता है। अधिकतर यह परिचर्या सूती वस्त्रों के धागों से की जाती है, यानी सूती वस्त्रों पर मर्सराइजिंग ज़्यादा की जाती है। इसका आविष्कार कब हुआ? 1984 में। इसका 1884 में इसका आविष्कार हुआ मर्सराइजिंग का 1884 में। इंग्लैंड निवासी जॉन मार्शल ने किया था। इन्हीं के नाम की प्रक्रिया पर जॉन मार्शल ने किया था, तो इसी के नाम पर मर्सराइजिंग। जॉन मार्शल मर्सराइजिंग। जहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है किसके नाम, कौन किया था? मार्शल मर्सराइजिंग, ठीक है। फिर इससे क्या होता है? रेशे फूल जाते हैं, वस्त्र लंबाई में सिकुड़ कर चौड़ाई में बढ़ जाते हैं। वस्त्र की मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। वस्त्र मोटा, घना इस तरह से हो जाता है। अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। वस्त्र अवशोषण ज़्यादा इस पर हो जाता है, इसीलिए कॉटन पर किया जाता है। कॉटन ताकि सूख सके, ठीक है, ज़्यादा पानी सोख सके। धागे को मर्सराइज करने के लिए पहले इसे कास्टिक सोडे में ठंडे घोल में डाला जाता है, जिससे ऐंठन कम हो जाती है, धागों की चमक कम हो जाती है, इसके अवशोषण बढ़ जाते हैं, ठीक है। वस्त्र मर्सराइजिंग करने के लिए वस्त्र में पहले विशेष रूप से तैयार होता है 18% से 20% कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में 8 से 10 घंटे डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। ये मर्सराइजिंग प्रक्रिया है। फिर क्या है? सिलवट रोधी परिचर्या। अब सिलवट रोधी परिचर्या का क्या मतलब है? मतलब ऐसी परिचर्या जिससे सिलवट ना पड़े, ठीक है, सिकुड़न ना पड़े। ऐसी परिचर्या जिससे सिकुड़न ना पड़े। सिलवट, ये नंबर 2 है। सिलवट रोधी परिचर्या। सिलवट रोधी परिचर्या, ठीक है। सिलवट रोधी परिचर्या में क्या होता है भाई? ऐसी परिचर्या करना कि जिससे कपड़े पर सिलवट यानी कि सिकुड़न ना पड़े, जिससे कपड़े पर सिकुड़न ना पड़े, ठीक है। इसको किस हिसाब से किया जाता है? इसको क्या किया जाता है कि इस पर गर्म इस्त्री लगाई जाती है। गर्म इस्त्री से सिलवट रोधी परिचर्या की है। सिलवट रोधी परिचर्या के लिए वस्त्र को रासायनिक रेजिन में डाला जाता है, गोंद के मिश्रण में डालकर नम वातावरण पर सुखाया जाता है ताकि ये लचीला बना रहे। इसके पश्चात सफ़ेद एवं हल्के रंग के वस्त्रों को यूरिया फार्मेडिलाइड के गहरे रंग वाले वस्त्रों को फिनाइल फार्मोलिहाइड की प्रक्रिया कराई जाती है, जिससे वस्त्र में लचीलापन बना रहता है। फिर जल अभेद परिचर्या मतलब कि जिस पर जल का प्रभाव ना पड़े, जैसे छाते का कपड़ा, जैसे रेनकोट का कपड़ा, इसको क्या बोलेंगे? जल अभेद बोलेंगे। जैसे जल अभेद बोलेंगे किसको भाई? जब छाता है वो क्या है? छाता जो है वो जल अभेद ही तो है, नहीं तो फिर छाते में लेने से क्या फ़ायदा। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए प्लास्टिक अथवा रबर के रासायनिक रेजिन का उपयोग किया जाता है। अग्निभेदक परिचर्या में क्या होता है? कपड़े पर जो है बोरिक अम्ल 6 औंस 16 औंस बोरेक्स 800 ml पानी में मिलाकर घोल बनाकर इसी घोल में वस्त्र को डुबोया जाता है, जिससे कि वस्त्र में आग लगने में समय लगता है। अमोनियम सल्फेट के घोल में मोटी परत वस्त्र के ऊपर चढ़ाई जाती है। वस्त्र को क्लोनरी युक्त करके रबर एंटीमनी ऑक्साइड अथवा विनाइल क्लोराइड के द्वारा इसको डालकर इसको इस तरह कर दिया जाता है ताकि ये जल्दी जले ना। फिर क्या आएगा? फिर आएगा विरंजन। फिर आएगा विरंजन मतलब ब्लीचिंग, ठीक। सबको पता है ब्लीचिंग क्यों किया जाता है? ब्लीचिंग कपड़े को साफ़ करने की। अब इतना सारी परिचर्या हो रही है तो ब्लीचिंग तो करनी ही पड़ेगी। हर कपड़े पर ब्लीचिंग करनी पड़ेगी, तो किसी कपड़े पर हल्की करनी पड़ेगी, किसी कपड़े पर गाढ़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या है? ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ। विरंजक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक ऑक्सीकारक होते हैं, एक अवकारक। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है
नमी, सूर्य प्रकाश, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन सब के द्वारा जो होता है उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। इसमें क्या आ जाता है, डाइक्रोमेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमाइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑक्सीकारक व्यंजक होते हैं। अवकारक व्यंजक क्या क्या होते हैं, वो होते हैं स्टेनस क्लोराइड, जिंक चूर्ण, फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोसल्फेट, ग्लूकोज, सोडियम बाइसल्फेट, ये सब क्या होते हैं, ये सब अवकारक होते हैं। इनसे वस्त्रों को साफ किया जाता है। ठीक है, अब कौन से वस्त्र पर क्या परिसज्जा की जाती है, ये अपनी अलग अलग तरीके से देखा जाता है। फिर क्या होता है, कीटरोधी परिसज्जा। कीटरोधी परिसज्जा कपड़े पर की जाती है जिससे कीड़े ना लगे। ठीक है, कीट रोधी परिसज्जा से क्या होता है, जिससे कीड़े ना लगे। ठीक है, अब भाई कीड़े लग जाएंगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर महंगे में से रेशम है, कॉटन है, लिलन है, इसमें अगर कीड़े लग जाते क्या होता है, खराब हो जाता है। इस पर क्या करा जाता है, नेपथलीन, डीडीटी आदि रसायन को प्रयोग करके धूप, प्रकाश, नीम की पत्ती आदि कीटरोधी बनाए जाते हैं और उनको संरक्षित इस तरह से किया जाता है, अलमारी वगैरह में बिछा कर किया जाता है। ठीक है, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए बस इतना किया जाता है भाई, लार्वा सार्वा सब मर गया जब, उसके बाद में मर्सराइजिंग वगैरह हो गई, प्रेस वगैरह हो गया, तो यहाँ पर कीड़े वगैरह मर चुके हैं। अब आपको खुद से क्या करना है, इसमें नेस्लीन बॉल, नीम की पत्ती, ये सब इसमें रखनी पड़ेगी। फफूंदी अवरोधक, फफूंदी अवरोधक क्या होता है कि जब मार लग जाता है, मार लगे वस्त्रों में और वहाँ पर अगर धूप वगैरह नहीं लगती है तो क्या होता है, फफूंदी लग जाती है, छोटी छोटी चित्तियाँ आ जाती हैं। तो उनके लिए क्या किया जाता है, इस पर क्या किया जाता है, साइजिंग करते समय मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड की प्रक्रिया कराई जाती है जिससे फफूंदी अवरोधक बन जाए, फफूंदी ना लगे। फिर भी लग जाता है लेकिन कम लगता है। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर वजन बढ़ाना। कपड़े में क्या आएगा, कपड़े में आएगा वजन बढ़ाना। वजन बढ़ाने का मतलब कपड़े को भारी करना। ठीक है, कपड़े को भारी करना। अब भारी क्यों किया जाता है भाई, जैसे रेशम है, रेशम से गोंद वगैरह हट गया, तो जब रेशम से गोंद वगैरह हट गया तो फिर अब क्या करेंगे, अब उसको भारी करना पड़ेगा। अगर भारी नहीं किया जाएगा तो क्या हालत होगा, बेकार हो जाएगा, कपड़ा पहना ही नहीं जाएगा। तो भारी करने के लिए क्या किया जाता है कि छोटे छोटे जो ऊनी रेशे होते हैं उनको परिसज्जा दी जाती है, सिल्क की रेशे होते हैं उनका वजन बढ़ाने के लिए उनको माड़ वगैरह लगाया जाता है और लवण वगैरह से उसको हो गया भारी किया जाता है। फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है स्थिर विद्युत अवरोधक, मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसका क्या होता है कि नायलॉन, डेक्रान, पॉलिस्टर, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं क्योंकि ये गर्म करके बनाए जाते हैं। तो अगर इन पर ज़्यादा गर्म प्रेस डाल दिया जाए तो क्या होता है, 450 डिग्री से ज़्यादा अगर प्रेस पड़ जाता तो कपड़ा पिघल जाता है, मैंने बहुत पहले बताया था। तो आपको इसमें बस इतना ही, वैसे नायलॉन इजी टू जो है यूज़ कपड़ा बोला था ना, उसको जादुई रेशा बोला था नायलॉन को, कि आप किसी तरह से पहनो, किसी तरह से धुलो, किसी तरह से रख रखाव करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है नायलॉन में। तो नायलॉन वगैरह जो होते हैं इसको विद्युत से इसको दूर रखना चाहिए, इसलिए इसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया की जाती है ताकि इसमें जल्दी से आग वगैरह ना पकड़े। फिर क्या हो जाता है, अवशोषण क्षमता परिसज्जा। अब अवशोषण जो है सोखने के लिए कपड़े को तैयार किया जाता है। जैसे तौलिया है, तौलिया हम पॉलिस्टर की तो ले नहीं सकते, कॉटन की ही चाहिए क्योंकि हमको शरीर पोंछनी है। हाथ पोंछना है तो शरीर पोंछने, हाथ पोंछने के लिए, बाल पोंछने के लिए क्या चाहिए, पानी सोखने वाली तौलिया चाहिए, कपड़ा चाहिए। चादर है, नैपकिन है, बच्चों के कपड़े हैं, मेज पोस है आदि है, तो इनको क्या चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए जिससे शोषण, इसमें अवशोषक क्षमता बढ़े। उसके लिए क्या करना, अमोनियम के यौगिक प्रतिक्रिया कराई जाती है जिसकी से जो है अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। फिर क्या आ गया, फिर आएगा मिट्टी और दाग धब्बों के प्रति अवरोधक। अब मिट्टी और दाग धब्बों को जो है किस तरह से क्या किया जाए कि ना लगे, इसको बोलते हैं स्कॉच गार्ड। स्कॉच गार्ड मतलब कि इस पर दाग धूल ना लगे। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो है सन 1966 में जो है स्कॉच गार्ड परिसज्जा जो है आई थी, जिसको करने से क्या था कि जो है जो कपड़े हैं उस पर दाग धब्बे कम लगते हैं। ठीक है, यह परिसज्जा वस्त्र की धुलाई के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। बार बार धुलाई करने के उपरांत वस्त्र ताज़ा, नया, कोमल, आकर्षक लगता है। अब जैसे कुछ वस्त्र हैं उस पर तो भाई लगता ही नहीं दाग वाग, लेकिन कुछ वस्त्र है लगता है, जैसे पॉलिस्टर लग गया तो छूट जाता है, नायलॉन लग गया तो छूट जाता है। ठीक है, इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कॉच गार्ड। स्कॉच गार्ड परिसज्जा कब आया हुआ था, 1966 में। इसको
जो है ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। 1966 में कौन सी परिसज्जा आई थी? 1966 में कौन सी परिसज्जा आई थी? स्कॉच गार्ड। ठीक है, स्कॉच, नोट कर लेना इसको, स्कॉच गार्ड। ठीक है, ये 1966 में आई थी। फिर क्या है? फिर एंटीसेप्टिक परिसज्जा। अब एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है कि ऐसी परिसज्जा जो विशेष प्रकार के वस्त्रों पर की जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे अगर कोई पहने तो उसको कोई नुकसान ना हो, एंटीसेप्टिक हो, उसमें कीड़े वगैरह ना लगे। ठीक है, उसमें ऐसा गुण हो जो कीड़े वगैरह लगने वाले समस्या उसमें ना आए। तो ये क्या होता है, जब कपड़ा तैयार कराया जाता है तो उसी समय इस पर ऐसी परिसज्जा कर दी जाती है ताकि उस पर कीड़े वगैरह नहीं लगते। एंटी स्नेक परिसज्जा क्या है? ये आजकल नीटिंग से बने वस्त्रों में बहुत प्रचलन है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या नीटिंग मतलब समझ रहे हो ना? नीटिंग और वीविंग दो अलग चीज़ें हैं। नीटिंग मतलब जो वूलन कपड़ा होता है जिसको सलाई द्वारा बीना जाता है। वीविंग क्या होता है? जो ताने और बाने द्वारा बीना जाता है। तो नीटिंग में ये परिसज्जाएँ की जाती हैं। कौन सी परिसज्जा? एंटी स्नेक परिसज्जा। इसमें लैस लगाए जाते हैं, लैस देखने के लिए मिलता है, और इसमें और सी खूबसूरत परिसज्जाएँ नहीं की जाती हैं। फिर इससे क्या होता है? इससे जो है ये उधड़ते नहीं, उधड़ते मतलब निकलते नहीं है। नहीं तो क्या नीटिंग प्रक्रिया में क्या होता है, एक धागा अगर आपके हाथ में आ गया तो आप खोलते चले जाओ, पूरा खुल जाता है, चाहे वो हाथ का बुना हुआ स्वेटर हो चाहे खरीदा हुआ स्वेटर हो। तो इसमें ये परिसज्जा की जाती है। और इस समय कोई भी आप स्वेटर वगैरह खरीदो, देखो इंटरलॉकिंग हुई रहती है। लड़कियों की ड्रेसेस खरीदो तो उसमें लेस लगे रहते हैं। वूलन की बात, हम नीटिंग प्रोसीजर की बात हम कर रहे हैं। तो ये एंटी स्नैक परिसज्जा बोलते हैं। फिर क्या होता है? बैक्टीरिया और अवरोधक परिसज्जा। वही सेम थिंग, एंटीसेप्टिक और बैक्टीरिया परिरोधक एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिकुड़न रोधी परिसज्जा। ऐसी परिसज्जा जिससे सिकुड़न ना हो। तो ये भी मैंने बता दिया, श्रिंकेज वाला मैंने बताया था कि श्रिंकेज प्रतिरोधक वो होता है जिससे सिकुड़ता नहीं है कपड़ा। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए वस्त्र में जो है लीलन सूती जो होते हैं, इनमें क्या होता है? इनमें रेयन जो होता है, इसमें सिकुड़न आ जाती है, तो इनको पहले से ही जो है सज्जा कर दी जाती है। ग्रे गुड्स से जब उतारा जाता है उसके पहले ही उसी समय इसमें परिसज्जा की जाती है। एक होता है लगातार जो सिकुड़न रहती है, श्रिंकेज होती है, उसको सही किया जाता है। दूसरा क्या होता है? जो समय समय पे आती है, जैसे धुल दिए तो सिकुड़न आ गई, नहीं तो नहीं आई, तो इनको भी अलग किया जाता है, परिसज्जा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सतह पर तय जमाना या पॉलीमाइड की जाती है। ऊनी वस्त्रों के सतह पर पॉलीमाइड के तह से जम जाता है। मतलब पॉलीमाइड कर दो तो जो है उसको चाहे जितनी बार धुलो तो उसकी सिकुड़न नहीं आती है। फिर हैलोजिनेशन जो है अगर किया जाए, हैलोजिनेशन जिसको बोलते हैं ना, उसको क्लोरीन की प्रतिक्रिया कराई जाती है, फिर उसको सही कर दिया जाता है। फिर क्या है? ढीली अवस्था का संकुचन। ढीली अवस्था मतलब कि वस्त्र पहली धुलाई के उपरांत सिकुड़ जाता है। जैसे मैंने बताया ना, बहुत पहले बताया, बिकॉज जब शुरुआत की थी तभी समझाया था कि साड़ी वगैरह में क्या होता है, जब आती है तो नहीं रहती है, तो बिल्कुल टाइट रहती है, कॉटन वगैरह की होती है, और जब वो आकर जो है हम उसको पहनकर धुल कर हटा देते हैं तो क्या हो जाता है? वो सिकुड़ जाती है। फिर उस पर भी परिसज्जा कर उसको सही कर जाता है। फिर अस्थाई प्रेस। अस्थाई प्रेस क्या होता है कि उसको अस्थाई प्रेस कर जाता है तो फिर वो अस्थाई रहता है, बहुत ज़्यादा सिकुड़न वगैरह नहीं आती, वो बढ़िया बना रहता है। सन 1955 में रख रखाव को सरल बनाने के लिए अस्थाई प्रेस आया था। ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं, ये मैं आपको सेंड करूँगी आपके ग्रुप पर, यानी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आप सबको पता होगा क्योंकि मैं रोज़ बता रही हूँ। अगर नहीं पता होगा टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, आप वहाँ से ले लेना। टेलीग्राम मैं बार बार बता दे रही हूँ, अपर्णा सिस्टर TGT PGT। टेलीग्राम क्या है मैं नोट कर दे रही हूँ, देखो टेलीग्राम में नोट कर दे रही हूँ, APARNA, अपर्णा पोस्ट ऑफिस है, सिस्टर SISTER। ठीक है, इस पर आप जाओगे, अपर्णा सिस्टर TGT PGT। ठीक है, TGT वहाँ कलर वाइट है ना, दिख नहीं रहा, TGT और PGT, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल पे आप चले जाना, वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैं डाल दूँगी। तो मैं डाली हूँ, मतलब जितने पीछे हैं बहुत बार डाल रखा है, लेकिन फिर भी अगर चाहिए होगा तो मैं डाल दूँगी वहाँ पर। यहाँ प्लेटफॉर्म पर अब मैं नहीं दूँगी क्योंकि मुझे बहुत समस्या होने लगी है यहाँ पर देने से, क्योंकि फालतू के मैसेज वगैरह आने लगते हैं।
तो मैं टेलीग्राम पर नंबर दे दूँगी आपको, आप टेलीग्राम से वहाँ से नंबर ले लेना, ठीक है। चलो ठीक है। फिर अब इसके बाद क्या है, परिसज्जा के निर्धारक तत्व, परिसज्जा के निर्धारक तत्व, ठीक है। ये लास्ट है, घबराना नहीं। परिसज्जा के निर्धारक तत्व क्या है, उसको परेशान नहीं होना है। सन 1955 में वस्त्र के रखरखाव को सरल बनाने के लिए स्थिर प्रेस का प्रारंभ हुआ। मैंने पहले ही बता दिया, इसको ध्यान कर लेना कि सन 1955, ये जो 1955 है ना, वो किस लिए है, ये रखरखाव यहाँ पर लिखा जरूर है, लेकिन इसको प्रेस लेना, इसको प्रेस लेना कि प्रेस, ये प्रेस के से लेना 1955, सिर्फ रख रखाव से मत ले लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है और मैं इसको टेलीग्राम में डालूंगी, ठीक है। फिर क्या है, परिसज्जा क्या क्या है, रेशों की प्रकृति, मतलब रेशों की प्रकृति किस हिसाब से है, और फिर उसके बाद इनके ऊपर तत्व को निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लो आपके रेशों की बनावट, संगठन, अवशोषण क्षमता